नमस्कार। अभी एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 26 अंक नीचे है, सेंसेक्स करीब 44 अंक नीचे है। थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आज निफ्टी बैंक की तरफ से आधा % के आसपास का डिक्लाइन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऑन द क्वांट्री अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर जोरदार रफ्तार बनी हुई है। नए हाइस पर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए और एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति के लिहाज से भी देखेंगे तो एडवांसेस बेटर साइड पर हैं कंपेरेटिवली डिक्लाइंस के, और क्यों वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो 1800 शेयर करीब तेजी में है, 1263 शेयर बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। कैश मार्केट शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे तमाम दिग्गज आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बीट रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, TCS, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मेजरली आज इंडिसेस को कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां से मेजरली इंडेक्स में सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सामने की तरफ थोड़ा सा निफ्टी बैंक की तरफ से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ICICI बैंक, ITC, इन्फोसिस, L&T कुछ ऐसे नाम हैं जो कि प्रेशर दे रहा है। लेकिन रिलायंस, सन फार्मा, बजाज ऑटो, HDFC बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मार्केट्स को लेकर भी और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर भी। तो अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा, क्योंकि बाजार एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, जहाँ तक डेटा की बात है सुमित जी, कम्प्लीटली टर्न अराउंड डेटा लास्ट 2 या 3 वीक में देखने को मिला है। अब मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन के आसपास है, 21,500 के आसपास। काफी हैवी राइटिंग भी इस वीकली सीरीज में देखने को मिल रही है। मंथली सीरीज की राइटिंग भी 21,500 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है एक करेक्शन ड्यू है, वो आना चाहिए 21,300 तक। मुझे लग रहा है निफ्टी नीचे में आपको फिसलता हुआ नजर आ सकता है। एक ही इसमें एक्सेप्शन रहेगा, अगर 21,500 के ऊपर स्पॉट चला जाता है तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी देखने को मिलेगी। इसीलिए जब तक 21,500 के ऊपर नहीं जाता, फ्रेश लॉन्ग निफ्टी में करने की सलाह नहीं है। 21,300 तक मुझे लग रहा है एक बार रिट्रेस निफ्टी होना चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है, और 300 से 400 पॉइंट की मुझे लग रहा है एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आती है तो मार्केट वहां पे थोड़ा हल्का हो सकता है। चूंकि PCR 1.45 के आसपास है, हम काफी बड़े उछाल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक करेक्शन जो है, उस करेक्शन आता है तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 21,500 जब तक नहीं निकलता सुमित जी, मुझे लग रहा है एक छोटा करेक्शन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए क्या रेजिस्टेंस आप फील कर रहे हो? बैंक निफ्टी अगेन 48,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो उसके ऊपर निकलेगा तो ही एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हो सकता है कंसोलिडेशन और आपको बैंक निफ्टी में नजर आए। मिड कैप स्मॉल कैप में डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम है, पर जहां तक बैंक निफ्टी की बात है 47,600 से 47,500 वहां पे आता है तो एक अच्छे लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी में बाई करने के लिए। इसलिए थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो अच्छे लेवल्स होंगे आपको लॉन्ग करने के लिए। करंट लेवल पे कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लॉन्ग करने की सलाह नहीं। इनफैक्ट 48,100, 48,200 के जोन सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स पे सो फार दिखाई पड़ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक स्टॉक भी है क्या अरुण जी जिसके ऊपर आपकी नजर है? मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी बड़ा आउट परफॉर्मर भी रह सकता है। क्योंकि स्टॉक अभी तक चला नहीं है, एक रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, 593-94 के आसपास चल रहा है, तो स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 635 का ऊपर में टारगेट रहेगा और 582 का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक PVR आइनॉक्स, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अपने अरुण जी नाम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अरुण जी पहले स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। पहला स्टॉक होगा बर्जर पेंट। बजट पेंट मुझे लग रहा है 635 तक ऊपर जा सकता है और 580 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा स्टॉक होगा PVR आइनॉक्स। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है बड़े ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी चार्ट पे नजर आ रहे हैं। 1920 का इसमें टारगेट रहेगा और 1780 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो बर्जर पेंट्स और PVR आइनॉक्स, इन दो स्टॉक के ऊपर आप नजर रखेंगे। PVR आइनॉक्स डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, बर्जर पेंट 635 के टारगेट्स के लिए 582 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। आगे भी अरुण जी से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हाल ले लेते हैं उन मिड कैप शेयरों का जहां पर आज एक अच्छी हलचल देखने को मिल रही है, जहां पे एक्शन है। दरअसल मिड कैप इंडेक्स वैसे भी आज अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है, तो एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा मोमेंटम यहां पर बना हुआ है। एक एक करके तमाम वो शेयर। पहले तो फार्मा शेयर, जहां पर जाइडस लाइफ 4% की तेजी में F&O के टॉप गेनर में शुमार भी है। टोरेंट फार्मा 2% ऊपर है। पेनेशिया बायोटेक 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो फार्मा स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है। नेगेटिव न्यूज फ्लोज जो लगातार शुगर में चल रहे थे वो कुछ हद तक फिजल अब खत्म हुआ है। वहां पर एक सेंटीमेंट तो इंप्रूव है, उसका इंपैक्ट है। धामपुर 8% ऊपर,
द्वारकेश करीब 5.5% ऊपर, बलरामपुर चीनी 5% ऊपर और रेणुका शुगर 5% ऊपर। तो द्वारकेश रेणुका करीब, बलरामपुर चीनी जो करीब ऑलरेडी 5% ऊपर कामकाज कर रहा है, एफ टॉप गेनर है। सेल 4.5% ऊपर मेटल की तेजी में, और साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और जीएसपीएल 1.5 से लेकर 5% तक की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक अच्छा अप मूव यहां पर भी बने हुए हैं। बैंकिंग में से लीड कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, आईडीबीआई 4.5% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक और साउथ इंडियन बैंक करीब 3% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक अच्छे अप मूव इधर भी देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। मिड कैप के टॉप गेनर में भारत डायनेमिक्स पूरा डिफेंस ऑफ तेजी में है, तो भारत डायनेमिक्स 6.5% ऊपर, लॉरस लैब 3.5% ऊपर, यस बैंक 3% की तेजी यहाँ, और गुजरात फ्लोरो रफली 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर है यूनियन बैंक में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, रैमको सीमेंट में और ओबेरॉय रियल्टी में। इनफैक्ट रियल स्टेट स्पेस में ही आज थोड़ा प्रेशर है, जिसका इंपैक्ट आप एफ साइड पर भी ये दोनों स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण सर, कोई फार्मा स्टॉक जिस पर नजर है आपकी? मुझे एक स्टॉक जो सुबह से मुझे लग रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है और अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स में एक बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, 396 के आसपास है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 412 414 के आसपास जाने के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक को अगर आप करंट रेट पे बाई करते हैं तो 412 का टारगेट रहेगा और 387 के अच्छे स्टॉप लॉस लगाएं। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में एक बड़े मूव दिखा सकता है। ओके, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाए। अगर सब्सिडी खत्म हुई तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इस खबर पर और डिटेल ले लेते हैं, हमारे साथ रोहन सिंह मौजूद भी हैं। तो रोहन, सबसे पहले तो फेम 2 के वाइप आउट होने की बातचीत हो रही है, कीमतें बढ़ सकती हैं, तमाम डिटेल क्या है आपके पास और किस तरह के अपडेट के लिए हम तैयार रहें? जी, दरअसल जो फेम 2 स्कीम है, इसकी जो डेडलाइन है, इसकी जो अंत हो रहा है, ये मार्च 2024 में अंत हो रहा है और अब तक सरकार को नई पॉलिसी लेके आ जाना चाहिए था फेम 3, लेकिन अब तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बड़ा प्रस्ताव, 3 गुना मौजूदा स्कीम से ज़्यादा बड़ा प्रस्ताव 30,000 करोड़ का रखा था, वित्त मंत्रालय के सामने भी रखा था, लेकिन अब तक वित्त मंत्रालय में इसको लेकर कोई सहमति नहीं है। कुछ सवाल ज़रूर उठाए गए हैं, मसलन इतना बड़ा जो आउटले है उसकी वायबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। दूसरा ये भी कहा गया है कि एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है, तो हम कब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडाइज कर सकते हैं, उस पर सवाल उठाए गए हैं। और दूसरा जो फोकस होने जा रहा है, अगर कोई अगली स्कीम आती भी है तो ज़्यादा फोकस जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स पे और भारी जो वाहन होते हैं उन पर ज़्यादा होने वाला है, इस बात की पूरी संभावना है। और इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई थी, कई सारे मंत्रालय के जो सचिव हैं वो उसमें शामिल थे, तो बाकी मंत्रालय भी इसमें अपने लेकर ऑब्जेक्शन ले चुके हैं। तो अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं और अब तक इसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। हालांकि भारी उद्योग मंत्रालय का कहना है कि वो इसको लगातार जो है वो पुश कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा फॉर्म है, इस बात की पूरी संभावना है कि जो फेम 2 स्कीम है इसे ही 6 महीने और एक्सटेंशन दे दिया जाए और कोई भी जो नई स्कीम है वो जो आम चुनाव है उसके बाद ही आए। और इसके लिए सरकार ने करीब 1,500 करोड़ अभी हाल में ही जो है टॉप अप किया है स्कीम में। तो कुल मिला के जो स्कीम 10,000 करोड़ की थी वो 11,500 करोड़ की स्कीम हो चुकी है। लेकिन अगर सब्सिडी खत्म होती है तो कितना फर्क पड़ेगा? मान लीजिए ओला S1 Pro है, अभी 1.4 लाख की है, वो आपको 1.6 लाख की पड़ेगी। एथर 450X है, 1.44 लाख की है, वो 1.67 लाख की हो जाएगी। टीवीएस iQube की अगर बात करें 1.3 लाख की है, वो लगभग 1,55,000 की हो जाएगी। लेकिन ये एक स्पेकुलेटिव प्राइस है, अगर सब्सिडी खत्म होती है तो आखिरी फैसला इसमें होना बाकी है। और इस बात की पूरी संभावना है कि जो भारी उद्योग मंत्रालय है एक रिवाइज्ड स्कीम लेकर सरकार के पास, वित्त मंत्रालय के पास जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं तो एक एंटिसिपेटेड प्राइस, जो कि आपको रोहन बता रहे हैं कि ये हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, तो अगर ऐसी कीमतों में बदलाव होता है उससे पहले आप फैसला लेना सोच रहे हैं तो ये कुछ खबर के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी इस पर हम आपसे और अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि शुक्रवार की शाम से ही प्रिवेल होना शुरू है, रादर के लिए वीकेंड में प्रिवेल होना शुरू हुआ, जहां पर गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाने को सरकार ने सशर्त मंजूरी दी है। सरकार के
इस फैसले से शुगर इंडस्ट्री राहत मिली है और हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बलरामपुर चीनी के CFO प्रमोद पटवारी सर जुड़े थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री की बात सुनी है और इथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। आपने सही कहा कि राहत जरूर है। लास्ट जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे एक हार्ड स्टॉप था कि करीब 11 से 12 लाख टन चीनी ही डाइवर्ट हो सकती थी, बट इस नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने 17 लाख टन चीनी डाइवर्जन इनटू इथेनॉल अलाउ किया है और एक फर्दर एश्योरेंस ये दिया है कि एवरी मंथ वो एक चीनी की जो प्रोडक्शन होएगी देश में उसको रिव्यू करते रहेंगे एंड उसके बेसिस पे जो भी अवेलेबल रहेगी चीनी उसके बेसिस पे डिसीजन एवरी मंथ होगी। हमारे एसोसिएशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन को सरकार ने सुना और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि प्रो रेटा एंड इक्विटेबल एलोकेशन सारी मिलों के बीच में हो जाए, तो ये काफी राहत और अच्छी डिसीजन है। तो इस खबर के बाद पूरे चीनी स्पेस में एक अच्छी खरीदारी है और कैश मार्केट के सारे शेयर तो तेजी में हैं ही, साथ साथ F&O साइड पर भी बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक F&O के टॉप गेनर बनते हुए दिखाई पड़े हैं। अरुण सर, बलरामपुर चीनी कोई टेक है क्या इस पे आपका? देखिए सुमित जी, ये स्टॉक वैसे तो काफी वीकनेस नजर आ रही है, पर नीचे में मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट जो सपोर्ट है 380 के आसपास है। तो जिनके पास होल्डिंग है वो 380 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, स्पेसिफिकली जिनकी होल्डिंग F&O में है। इसके 380 के नीचे जाता तो बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास होल्डिंग है होल्ड करें, 380 का स्टॉप लॉस लगाएं। 430 435 के ऊपर सुमित जी मुझे स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर नहीं है। तो 430 के ऊपर इजीली जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं इसमें शुगर स्पेस में तो ये नाम जो कि ऑलरेडी 5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबर टेलीकॉम स्पेस को लेकर। आज एक बजिंग स्पेस है, इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर जो फॉल है थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। करीब 250 अंकों से ज्यादा ही गिरावट अब यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक्शन है वो अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। निफ्टी फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स में मोमेंटम और निफ्टी बैंक मोरलेस प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है। अब बातचीत करते हैं टेलीकॉम स्पेस को लेकर, जहां पर वोडाफोन आइडिया को TDSAT से एक बड़ी राहत मिली है। TDSAT ने कंपनी को 755 करोड़ रुपए वापस करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। तो असीम, एक लॉन्ग डे जहां पर न्यूज़ फ्लोज ही हैं लगातार टेलीकॉम स्पेस को लेकर, तो पहले तो वोडाफोन आइडिया को लेकर आप अपने व्यूज़ दीजिए, किस तरह की खबर है 755 करोड़ रुपए की अदायगी को लेकर और कैसे इसके एडजस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, साल 2019 में जब वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, तब सरकार ने कंपनी को 3,926 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। तब कंपनी ने अंडर प्रोटेस्ट ये रकम सरकार को चुका दी थी, लेकिन बाद में इसमें कंपनी ने TDSAT में याचिका दायर की कि इसका दोबारा से रीअसेसमेंट किया जाए। हमारे हिसाब से ये रकम इतनी नहीं बनती है। उसका रीअसेसमेंट हुआ और रकम जो है वो करीबन 3,170 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। तो यानी कि जो कंपनी है उसको 755 करोड़ रुपए का रिफंड यहाँ पर मिलता है। TDSAT ने शुक्रवार को इसको लेकर के आदेश जारी किया कि सरकार इसको कंपनी को या तो रिफंड दे या इस बकाया को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस में एडजस्ट करे। तो इसका ये मतलब कि आने वाले दिनों में कंपनी को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस सरकार को नहीं चुकाने पड़ेंगे। सरकार उसको 755 करोड़ रुपए उसको एडजस्ट करेगी। TDSAT ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को 15 दिन के अंदर अंदर ये रकम एडजस्ट कर रही होगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में कंपनी को यह रकम सरकार को नहीं चुकानी पड़ेगी। 755 करोड़ रुपए कंपनी को एक बेनिफिट आता हुआ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक बढ़िया खबर वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में। स्टॉक में रिएक्शन उस समय आया था 1.5% के आसपास इसमें और इंडस टावर में, लेकिन उसके बाद मोरलेस फ्लैटिश साइड पे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। असीम, लेकिन आज टेलीकॉम स्पेस में और भी बज़ है, जहां पे सरकार ने लोकसभा में नया टेलीकॉम बिल पेश किया है। अंतिम बिल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनियों को मुफ्त में मिलेगा। साथ साथ जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो यहाँ क्या डिटेल है, इसमें किस तरह के अपडेट्स लेके हम चलें?
देखिए, पिछले साल सरकार ने अगस्त में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करने की ठानी थी और नया टेलीकॉम बिल लेकर के आई थी, ड्राफ्ट जारी किया था, सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी थी। आज उसको फाइनल करते हुए सरकार ने लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। कई सारे बदलाव ड्राफ्ट से लेकर के फाइनल में चेंज किए गए हैं। खासतौर पर जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने वाली कंपनी है उनके लिए सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर स्पेक्ट्रम कंपनियों को मिलेगा। खासतौर पर की बड़ी राहत की खबर है, स्टारलिंक है, वनवेब है, जियो है, जिन्होंने ऑलरेडी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। अमेजन भी है जिसकी कंपनी कुबेर ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इन कंपनियों को अब स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। सरकार इन कंपनियों को शेयर्ड स्पेक्ट्रम देगी और इसके बाद इन कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस के तौर पर कुछ रकम तय करेगी। तो हो सकता है कि अब इन कंपनियों को नीलामी में हिस्सा न लेना पड़े। और कई सारे बदलाव इस बिल में देखने को मिले हैं। खासतौर पर कि ट्राई सरकार ने ये कहा कि ट्राई का जो नया चेयरमैन है या जो मेंबर्स है वो प्राइवेट सेक्टर से हो सकते हैं, जिनको के पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको भी मेंबर और चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए पेनल्टी की मात्रा घटाई गई है। पहले 50 करोड़ रुपए अधिकतम पेनल्टी थी, उसको घटा करके सरकार ने अब 5 करोड़ रुपए कर दिया है। कई सारे बदलाव आपको इस बिल के जरिए देखने को मिले। अनचाही कॉल्स भी कम होंगी। तो ये सारे बदलाव सब नए सरकार ने टेलीकॉम बिल के जरिए करने की तैयारी कर रही है। आज लोकसभा में पेश हुआ है। 2 से 3 दिन के अंदर ये बन करके एक्ट बन जाएगा। ओके, चलिए असीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन दोनों ही खबरों पर डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। जाने से पहले अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपको बताया था, किस तरह का अपडेट सो फार देखने को मिल रहा है। रत्नेश गोयल इस बारी हमारे साथ मौजूद हैं, यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी और एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा, ये तीनों इस हफ्ते हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो पहले रिटर्न्स के साथ ही यहाँ पे तीनों के रिटर्न किस तरह के हैं। सो फार जो मुनाफे का मीटर कहता है कि रत्नेश नेगेटिव में है, अमित त्रिवेदी फ्लैट है और विरल करीब 1.5% के नेगेटिव रिटर्न के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अमित त्रिवेदी भले ही फ्लैट है लेकिन फिर भी लीड करते हुए सो फार दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप मंत्रा में फिलहाल इतना ही, लेकिन नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की कंपनी डीपी आभूषण के प्रमोटर विकास कटारिया सर से। और कंपनी इंदौर से बेसिकली कामकाज करती है, लेकिन किस तरह का एक्सपेंशन प्लान है और आने वाले समय में कौन कौन सी एरियाज में एक्सपैंड करने वाले हैं, इन सब पे बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।